हमने जो पहला अध्याय पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चन आंसर शेष रह गए थे। पहला अध्याय है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर शेष रह गए थे। जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर है उनमें से 2 शेष रहे थे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लेना, मैं बोल के सुना रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। प्रश्न क्या है कि जब सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश है, उसके पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। पहला बात तो ये 2 बार पूछे प्रश्न ये। पहली बात तो क्या पूछी है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में होता है। ये क्या दिक्कत है भाई, ऐसी कहानी क्यों है। दूसरा बात क्या है कि जबकि वहां की घड़ी है उनमें स्थानीय समय एक समान ही दिखता है, ऐसा अंतर क्यों है कि एक व्यक्ति जो अरुणाचल प्रदेश में है और एक व्यक्ति गुजरात में है, अगर दोनों की घड़ी में समय मिलाया जाए तो एक समान है, उसकी में 7 बजे तो इसकी में भी 7 बजे, लेकिन सूर्योदय का समय है वो अलग क्यों है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले क्यों उदय होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में क्यों उदय होता है या 2 घंटे बाद में क्यों दिखता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है देशांतरीय विस्तार। कारण क्या है, देशांतरीय विस्तार। हमने जब देशांतरीय विस्तार पढ़ा तब पढ़ा था कि भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ऐसा पढ़ा था हमने ऐसा पढ़ा था कि भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो गुजरात तो क्या है, गुजरात तो कहां पर स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग में। गुजरात तो कहां पर है, भारत के पश्चिमी भाग में, और अरुणाचल प्रदेश है भारत के पूर्वी भाग में। अब गुजरात है वो तो कहां पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, और अरुणाचल प्रदेश है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। देखो थोड़ा बोर्ड पे बता रहा हूं, कॉपी में नहीं करना है, कॉपी में तो आंसर ही करना है, हमें बोर्ड पे समझाने के लिए बताया जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे हम मान ले गुजरात है और यहाँ पे मान ले हम क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ऐसा मान लिया हमने। अब जब ये गुजरात है ये तो किस पे स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पे, और ये स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट पे। ऐसा ही तो है भाई, देशांतरीय विस्तार में ऐसा ही तो देखा हमने कि इधर गुजरात है उधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का अंतर करें अपन, किसका, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट का अंतर करें तो क्या होता है, 30 डिग्री लगभग अंतर आता है इनका। अंतर कितना आता है, लगभग 30 डिग्री अंतर आता है इनका। और हमें ये मालूम है कि पृथ्वी एक बार घूर्णन करने में यानी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। 360 डिग्री पार करने में 24 घंटे का समय लगता है, तो 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा, तो 360 डिग्री पार करने में 24 घंटे, 1 डिग्री पार करने में समय लगेगा 4 मिनट। कहने का मतलब है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और इन दोनों का अंतर कितना है, गुजरात का अरुणाचल प्रदेश का अंतर कितना है, 30 डिग्री। अंतर अभी देखा हमने 97 डिग्री 25 मिनट से में से 68 डिग्री 7 मिनट घटा दिया तो लगभग 30 डिग्री अंतर आया। अब जब 1 डिग्री पार करने में समय लगता है कितना, 4 मिनट का, 1 डिग्री देशांतर पार करने में, तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगेगा
30 को 4 से गुणा कर देंगे, 30 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 120। अब 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगा? 120 मिनट लगे। कितना समय? 120 मिनट। और 120 मिनट में घंटे होते हैं 2। कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, वहां सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा, और गुजरात जो 68 डिग्री 7 मिनट पर है वह बाद में होगा। अब पहले और बाद में का चक्कर क्या है कि हमारी पृथ्वी है वो घूमती है कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है हमारी पृथ्वी। ये भी बात ध्यान में रखना भाई, पृथ्वी का घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व। अब पश्चिम से पूर्व इसका मतलब ये पश्चिम में है तो यहाँ सूर्योदय पहले होगा, और ये पूर्व में है तो यहाँ सूर्योदय बाद में होगा। समझ गए? तो ये तो है समझने का तरीका। अब उत्तर एक बार मैं बोल भी देता हूं, हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत हो, दिखाई न दे। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अर्थात सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं का अंतर यानी 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये तो सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी बिंदु हो गए। इनका अंतर कितना है? लगभग 30 डिग्री है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी से 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। देखो पढ़ने में गलती आ गई ना, 4 मिनट का समय लगता है। अतः 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कुल 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट अर्थात 2 घंटे लगते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर स्थित है, सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व पर स्थित है, सूर्य 2 घंटे बाद दिखता है। ये तो उत्तर हुआ आधे भाग का। प्रश्न में पूछा था ना ऐसा क्यों है कि गुजरात में तो बाद में दिखता है, अरुणाचल प्रदेश में पहले दिखता। आधा भाग क्या था कि वहां का स्थानीय समय दो व्यक्ति भेज दिया, मैंने गुजरात भेज दिया, एक अरुणाचल भेज दिया, दोनों की घड़ी एक समय क्यों दिखाती है? तो दोनों की घड़ी एक समय दिखाने का मतलब क्या है कि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? क्योंकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। भारत का मानक समय है वो इन दोनों के मध्य आती है, दोनों के बीच में क्या आती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। यानी इस देशांतर पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय है वो समय पूरे भारत में होगा। समझ गए? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय है वो ही समय पूरे भारत का मानक समय माना गया है। इसलिए संपूर्ण भारत का समय एक समान रहता है। इसलिए पूरे भारत का समय है, यदि भारत में किसी भी स्थान में चले जाए अपन, वहां के लोगों की घड़ियां है वो एक ही समय दिखाएगी। स्थानीय समय क्या है? समान है सबका। कारण क्या है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की प्रमाणित मानक रेखा मानी गई है। इसलिए भारत के किसी भी भाग में जाए घड़ी एक समय दिखाएगी, लेकिन सूर्योदय होने की स्थिति में अलग अलग स्थान पर अंतर दिखाई देगा। कारण कि वो स्थान किस देशांतर पर स्थित है उसके आधार पर सूर्योदय होगा या सूर्य दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे क्या लाभ हुआ है? दूसरा प्रश्न क्या है? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, यानी क्या फायदा है? हिंद महासागर में भारत है वो केंद्रीय स्थिति पर है, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा क्या है? हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के अलावा संसार के किसी भी देश की इतनी लंबी तटरेखा इस समुद्र के साथ नहीं लगती है। पहला फायदा कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी हिंद महासागर से इतनी लंबी तटरेखा लगती है और किसी दूसरे देश की नहीं लगती है। इससे क्या होता है?
अब इतनी लंबी तटरेखा लगेगी तो समुद्री व्यापार करने में फायदा होगा। इससे हम क्या है, पश्चिमी एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि के साथ समुद्री व्यापार करना संभव हो गया। इतनी लंबी तटरेखा होने के कारण हम पश्चिमी एशिया से, यूरोप के देशों से, अफ्रीका से, इनसे हमारा समुद्री व्यापार मजबूत हो गया। दूसरा, सुएज नहर खुल गई। हमने पढ़ा था कि सुएज नहर खुलने के कारण दूरी कम हो गई। तो सुएज नहर के खुलने से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया। भूमध्य सागर है, हिंद महासागर से जुड़ गया। हिंद महासागर में अपन नहीं तो भूमध्य सागर से भी हमारा व्यापार हो गया। इससे क्या हो गया, दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका हिंद महासागर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए। भूमध्य सागर जुड़ने के कारण दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका वो भी हमारे प्रभाव क्षेत्र में आ गए। ये भी हमें फायदा है। तीसरा फायदा, भारत ने अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण प्राचीन समय से, अब भारत की हिंद महासागर में ये स्थिति होने के कारण प्राचीन काल से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। प्राचीन काल से ही क्या हुआ है, प्राचीन समय से अपने पड़ोसी देशों से मधुर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। प्राचीन समय से ही हमारे देश ने, हमारे जो भी पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे संबंध है, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखें, बहुत अच्छे रहे। कारण कि हिंद महासागर में हमारी केंद्रीय स्थिति है। इस कारण हम हमारे पड़ोसी देशों के साथ में किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध देखें तो लगभग अच्छा ही है हमारा। इस पाठ में कुछ अन्य और प्रश्न है वो देख रहे हैं अपन। पाठ्य पुस्तक के अलावा वैसे तो और बहुत से लिखे हैं पहले भी हमने, लेकिन कुछ और है। जैसे प्रश्न है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? एक विशाल व विशिष्ट भौगोलिक इकाई, एक बड़ी और विशेष भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप के से स्पष्ट भिन्नता रखती हो, बाकी महाद्वीप है उससे अपने आप को अलग रखती हो। एक विशाल और भौगोलिक इकाई जो क्या करती है, बाकी महाद्वीप से अपने आप को अलग रखती है, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। और हिमालय पर्वत क्या करता है? हिमालय पर्वत भारत को शेष एशिया महाद्वीप से, हिमालय पर्वत क्या करता है? भारत को शेष एशिया महाद्वीप से स्पष्ट भिन्नता प्रदान करता है। हिमालय पर्वत के कारण भारत बाकी के एशिया महाद्वीप से विशेष भौगोलिक इकाई के रूप में है, इसलिए भारत को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अकेला भारत नहीं, ये देश आते हैं, ध्यान रखना भाई। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। ये देश मिलकर क्या बनाते हैं? भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा देते हैं, क्योंकि इन सब में बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा भारत ही है। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये देश भारत को, ये देश एक भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारत और श्रीलंका के मध्य जल संधि व खाड़ी का नाम बताइए। अपन देखो, जब भारत का मानचित्र बनाते हैं ऐसे ऐसे चलकर ऐसे आता है, फिर तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। और भारत और श्रीलंका क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? उस जल संधि का नाम बताना है और उस खाड़ी का नाम बताना है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है उसको पाक जल संधि कहते हैं और खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। भारत के पड़ोसी दो द्वीपीय राष्ट्रों के नाम, वैसे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये नाम पढ़े हमने, लेकिन ये द्वीपीय देश नहीं है। ये द्वीपीय देश नहीं है। इनसे भारत की थलीय या स्थलीय सीमा लगती है, जिनसे जलीय सीमा हो। तो जलीय सीमा एक का नाम तो भी देखा, श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव। जो भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है उनमें एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित, यानी वैसे तो हमने भारत की स्थलीय सीमा देखी थी और भारत की तटीय सीमा देखी थी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को भी मिला दिया जाए
तो कितनी होगी? वैसे तो लगभग 6100 किलोमीटर लिखी थी हमने, और जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिला दिया जाए तो भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित भारत की तट सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है।